हेलो गाइस, आज से हम पाइथन की फ्रेश सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज है ये टोटल 10 लेक्चर्स में डिवाइड है। ये आप लोगों का लेक्चर 1 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन को आप अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, फिर वीएस कोड का सेटअप कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम आप कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है, और साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल टास्क भी करने वाले हैं। तो चलिए हम पाइथन की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCubeTech का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में जाने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैं कम्युनिकेशन किस में कर रहा हूं, हिंदी में, ये मेरी लैंग्वेज है। कोई मुंबई से आएगा बंदा, वो मराठी में कम्युनिकेशन करेगा, वो उसकी लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का तरीका होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो भी हमारे सिस्टम, जो भी हमारे मशीन को समझ में आता है वही कहलाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन है, जावा है, सी है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, और टॉप 10 में पहले नंबर पे पाइथन है हमारा। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में दो चीजें होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए भाई, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, चलती है, मगर पाइथन जो सपोर्ट करता है वो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। कंपाइलर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, कंपाइलर की डेफिनेशन होती है कि मान लीजिए कि मैंने 10 लाइन का कोड लिखा, तो वो 10 के 10 लाइन को कंपाइल करेगा, फिर वो आपके सामने आंसर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर किसी भी लाइन में एरर है या किसी भी लाइन में लॉजिक में एरर है तो वो आपके किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाएगा। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसका आंसर आया, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसका आंसर आया। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके आपके सामने आंसर देता है। और पाइथन जो सपोर्ट करता है वो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। इंटरप्रेटर पे चलने वाली लैंग्वेज है पाइथन। अब हम पाइथन को समझते हैं कि पाइथन है क्या। देखिए, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है कि जो भी हम सिंटेक्स लिख रहे हैं वो ज्यादातर इंग्लिश लेटर में होंगे और ह्यूमंस को समझ में आएंगे, हमें समझ में आएंगे। इंटरप्रेटर का मतलब है कि जो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे सिस्टम को समझ में आए। पाइथन बहुत ज्यादा इजी है रीड एंड राइट दोनों में। पाइथन को जो क्रिएट किया था वो ग्यूडो वैन रूसम ने क्रिएट किया था। पाइथन मल्टीपल डोमेन में काम आती है। पाइथन का यूज करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पाइथन का यूज करके आप डेटा साइंस कर सकते हैं, एआई एंड मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं, और ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के कॉन्सेप्ट में भी पाइथन को यूज किया जा सकता है। और पाइथन आज के टाइम में टॉप 10 पे पहले नंबर पे है। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव। अगर किसी बंदे को प्रोग्रामिंग की जर्नी में एंटर करना है तो उसको पाइथन से एंटर करना चाहिए। उसको बहुत सिंपल लेवल पे पाइथन समझ में आएगी। अब पाइथन सर क्यों लर्न करनी चाहिए? देखिए, पाइथन जो है ना वो एक बिगिनर फ्रेंडली सिंटेक्स के साथ में आती है। बहुत ज्यादा सिंपल सिंटेक्स है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव सिंटेक्स है। पाइथन का ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। अगर इन द केस कोई एरर आई भी तो आपको मिल जाएगी। और पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे नमपाई हो गया, पेंडास हो गया, फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी का भंडार है पाइथन के अंदर। तो किसी को मशीन लर्निंग करना है, किसी को डेटा साइंस करना है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, किसी को डेटा एनालिटिक्स करना है, उन सब जगह पे पाइथन क्या करता है, बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए, यहां लिखा है कि ऑटोमेशन में भी पाइथन का यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में भी पाइथन का यूज होता है, और एआई के अंदर भी पाइथन का यूज होता है। तो पाइथन आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर किसी बंदे को आगे चल के मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट उनमें जाना है तो पाइथन आना ही चाहिए, फिर वो आगे अपने स्केल को और बड़ा कर पाएगा। अब हम पाइथन का सेटअप कैसे करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, वो देखते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। हम पाइथन को क्या करेंगे, पहले सेटअप करेंगे और फिर वीएस कोड का सेटअप करेंगे। पाइथन सेटअप करेंगे तब हमारे पास इंटरप्रेटर आएगा। वीएस कोड को हमें इसलिए सेटअप करना है कि हम उसके अंदर कोड करके अपने आंसर को देख पाए। तो सबसे पहले हमें पाइथन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाएंगे और यहां से जाके पाइथन लिख देंगे, पाइथन डाउनलोड, बस इतना ही लिख देना है। लिखते ही आपके सामने वेबसाइट खुलेगी।
ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूआरएल देख लीजिए। अब पाइथन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये विंडोज के हिसाब से बता रहा हूं, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.13.5। इसको यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमें सबसे पहले पाइथन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है कि आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, यहां पे ऐड टू पाथ करना जरूरी है। अगर आपने इसको अनचेक रखा तो पाइथन आपके सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा। और यहां से इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। पाइथन का इंस्टॉलेशन और प्रोसेस क्या होगा हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी पाइथन आपके सिस्टम में क्या होगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी। देखिए पाइथन हमारे सामने क्या होगी, इंस्टॉल्ड हो चुकी है। इंस्टॉल्ड होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि पाइथन हमारे सिस्टम में आई है नहीं आई है? तो सिंपल सा है कि पहले पाइथन को चेक करना है कि प्रॉपर सही तरीके से इंस्टॉल्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां जाना है अपने सिस्टम के अंदर और यहां पे सीएमडी ले लेना है। सीएमडी को बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहां जाना है और यहां लिखना है पाइथन। क्या लिखना है, पाइथन। स्मॉल में पाइथन लिखना है, स्मॉल में आप लिखिएगा पाइथन एक बार, ठीक है, यहां पे। और यहां पे डबल डैश के साथ में वर्जन लिखना है। डबल डैश के साथ में क्या लिखना है, वर्जन। और एंटर करेंगे तो आपको पाइथन का वर्जन दिख जाएगा। अगर ये नहीं आया है तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं हुई है, आप ये समझ जाइएगा। चलिए देखिए, आप लोगों ने पाइथन का वर्जन क्या कर लिया, चेक कर लिया। देखिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी पाइथन का प्रोग्राम कर सकता हूं, प्रोग्राम लिख सकता हूं एक बार। देखिए अगर आपको यहाँ पे पाइथन के कोड को चलाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप पाइथन लिखें, पाइथन लिखते ही इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद ये जो कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आप कोड कर सकते हैं। अब कोड करने का मतलब क्या है सर? कोड करने का मतलब बहुत सिंपल है। यहां पे मैंने 10+20 लिखा, ये पाइथन का इंटरप्रेटर आपके सामने 30 आंसर दे रहा है और वो आंसर आपको यहां पे दिख रहा है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैं अभी पाइथन के सारे कोड को कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी कर सकता हूं। मगर हम अपनी फाइल के अंदर कैसे कोड लिखेंगे, कोड लिख के कैसे रन करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो हम वीएस कोड के सेटअप के बाद देखते हैं। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड का सेटअप करते हैं। तो वीएस कोड के सेटअप के लिए आपको यहां से वीएस कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यहां से क्या करूंगा, वीएस कोड को डाउनलोड करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही वीएस कोड भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। मैं डाउनलोड फॉर विंडोज कर रहा हूं क्योंकि मैं विंडो में काम कर रहा हूं, ठीक है। जैसे हम जाएंगे ये यहां पे क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद की क्या कहानी है वो मैं बताऊंगा एक बार। यहां पे हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे एक इंटरफेस खुलेगा। यहां से आपको एक्सेप्ट पे के रेडियो बटन पे चेक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर लेना है यहां पे और यहां से नेक्स्ट कर देना है। और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये थोड़े से भाई 2-4 सेकंड या 10 सेकंड में ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल्ड होने के बाद हम देखते हैं कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन का कैसे बनाते हैं वीएस कोड और पाइथन की हेल्प से। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां से फिनिश करेंगे। देखो जैसे ही फिनिश करेंगे ना तो वीएस कोड आपसे थीम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप चाहो तो उसको क्रॉस करके बंद कर देना, ऐसी विंडो आएगी, यहां से क्रॉस कर देना और ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे जाते हैं, जाके डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाते हैं पाइथन कोर्स। हम एक यहां पे फोल्डर बना रहे हैं पाइथन कोर्स। हम इसी फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। ये लो पाइथन कोर्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने जो इसके आगे डैश लगा इसको मैं यहां से क्या करता हूं, हटा देता हूं। अब ये फोल्डर हम वीएस कोड के अंदर क्या करते हैं, खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे सर? यहां पे जाना और यहां पे जाके ओपन फोल्डर या यहां जाके ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करिएगा। डेस्कटॉप पे जाइए और पाइथन कोर्स को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर मैं यहां पे बना रहा हूं डे वन नाम से मैंने क्या किया, बना दिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी कोई आप पाइथन का कोड लिखेंगे तो आपको पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये ध्यान रखना कि पाइथन की फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी तभी हमें कोड करना पड़ेगा। तो पाइथन की फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पाइथन की फाइल हमें क्या करनी है, क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए कोई भी पाइथन की फाइल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया basic.py। py क्या है, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन है। py लगाना जरूरी है। जब भी कोई पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको जाना है यहाँ पे और जाके सिंपल सा एक काम करना है। डे वन नाम के फोल्डर के अंदर मैं यहां जाता हूं, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं और कोई भी नाम, भाई कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा, basic.py। अभी मैं lecture1.py भी लिखूंगा, मगर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि basic.py मैंने यहां पे लिखा और यहां पे मैं पाइथन का कोड कर सकता हूं। अब पॉइंट ये है कि जब भी आप इसके अंदर काम करें तो वीएस कोड के अंदर 2 एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल कर लें।
एक है हमारा, यहां पे मैं बता देता हूं, एक है पाइथन, इसको यहां से इंस्टॉल करना है, ये ध्यान रखना। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे पाइथन डिबगर करके आएगा, ये भी इंस्टॉल करना है। ये दो एक्सटेंशन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है भाई। बाय डिफॉल्ट ये अनइंस्टॉल्ड रहेगा, आपको यहां पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद काम करना स्टार्ट करना है। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल था तो इसने दिखा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लोगों के पास ये अनइंस्टॉल्ड ही आएगा, आपको यहां से इंस्टॉल करना है। अब आप यहां पे काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे, एक यहाँ पे रन का ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर की साइड, आप ऊपर की साइड नोटिस करेंगे तो आपके रन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहां पे जाके क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। कोड करने का मतलब क्या सर, कोई भी कोड, जैसे मैंने यहां पे लिखा प्रिंट। प्रिंट जो होता है वो पाइथन का फंक्शन होता है, और हम यहां पे फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, वेलकम टू WS लिखते हैं। चलो मुझे यहां पे वेलकम टू WS क्या करना है, प्रिंट करना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, पाइथन में जब भी कोई चीज प्रिंट की जाती है, प्रिंट नाम के फंक्शन में की जाती है। प्रिंट क्या है, पाइथन का फंक्शन है जो आपके आउटपुट को दिखाने का काम करेगा। प्रिंट एक रिजर्व फंक्शन है। प्रिंट का काम होता है, कोई भी अगर आप इसके अंदर एक्सप्रेशन या कोई भी कोड लिखते हैं वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा, मगर प्रिंट को बताना पड़ेगा कि क्या प्रिंट करना है। तो यहां पे हम डेटा टाइप का थोड़ा रोल प्ले कर लेंगे। डेटा टाइप में क्या होगा, दो डेटा टाइप समझ लेते हैं, एक नंबर और एक स्ट्रिंग, क्योंकि पहले मैं इन दोनों को समझा रहा हूं, आगे सारे डेटा टाइप्स को समझाया हुआ है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि प्रिंट के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो हमें बताना पड़ेगा। मैं अभी नंबर और स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। देखो नंबर क्या होते हैं, नंबर मतलब जैसे फ्लोट नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नंबर वो होते हैं जो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 10, तो ये 10 को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, 20 को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। कभी भी अगर आपको नंबर का लॉजिक लगाना है तो प्रिंट को आप डायरेक्ट नंबर देंगे तो वो नंबर को क्या करेगा, यहां पे प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने 10 दिया तो वो 10 को प्रिंट करके यहां पे दिखा देगा। इस पे क्लिक करिएगा, आपका प्रोग्राम यहां पे रन हो जाएगा। देखो यहां पे आंसर आएगा आपका 10। और मैंने अगर यहां पे 10 इंटू 10 लिखा तो क्या होगा, 100 आंसर आ जाएगा। ये मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मगर मैं यहां पे समझा रहा हूं कि नंबर क्या है। नंबर में एक होता है इंटीजर नंबर जिसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होती है, एक होता है फ्लोट नंबर जिसमें पॉइंट वैल्यू होती है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर होते हैं। मगर जब भी कोई नंबर हम प्रिंट को देते हैं तो प्रिंट आपसे फिर कहता है कि आप इसको डायरेक्ट पास कर दीजिए। मगर जब भी कोई हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि भैया किसी भी टाइप के कैरेक्टर का सीक्वेंस। स्ट्रिंग का मतलब है अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग का मतलब है स्पेशल सिंबल। भाई किसी भी टाइप के कैरेक्टर के सीक्वेंस हो सकते हैं, वही कहलाते हैं आपके स्ट्रिंग। और जब भी कोई स्ट्रिंग हमें लिखनी है, स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको यहां पे सिंगल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा, आपको यहां पे डबल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा, या आप ट्रिपल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखी जाती। जैसे मेरा नाम एक तरह का क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। भाई वेलकम टू WS एक तरह का क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। नंबर आप प्रिंट को डायरेक्ट दे सकते हैं, मगर स्ट्रिंग आप डायरेक्ट प्रिंट को नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोला कि हमें वेलकम टू WS प्रिंट करना है, तो वेलकम टू WS हम डायरेक्ट यहां पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे। भाई मैंने अगर यहां पे लिखा वेलकम टू WS, ये आपको एरर प्रोसेस कर देगा। देखो मैं यहां पे रन करके दिखाता हूं, ये आपको एरर दे देगा। यहां पे देखो एरर आ रही है, एरर ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स है, आप इसको चेक करो। तो जब भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट होती है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आपको एक चीज का बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के लिए या तो आप सिंगल कोटेशन का यूज करें, सिंगल कोटेशन का यूज करेंगे आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे वेलकम टू WS आ जाएगा। मैं CLS करके क्लियर स्क्रीन करता हूं, वापस से रन करता हूं, यहां पे वेलकम आ जाएगा। या अगर कभी भी आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, डबल कोटेशन में लिखा वेलकम, तो डबल कोटेशन में भी वेलकम आपके सामने क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ये भी स्ट्रिंग को क्या करता है, प्रिंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। या स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट के अंदर ट्रिपल कोटेशन का भी यूज करना। अब ट्रिपल कोटेशन में क्या फायदा होता है कि अगर आपने यहां पे ट्रिपल कोट दिया, ये ट्रिपल कोट्स होते हैं ऐसे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल कोट दिया तो आप एंटर देके भी कोई चीज प्रिंट लिख सकते हो। जैसे पहले नंबर पे मुझे लगता है कि लॉगिन कराना है, दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि रजिस्टर कराना है। अगर आपको मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप फिर ट्रिपल कोटेशन के अंदर एंटर करके भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी हमारा आंसर लेके आएगा। देखो ये रहा,
मगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो, डबल कोटेशन के अंदर मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो। जो ये ट्रिपल कोट होता है इसमें आप मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग का मतलब है किसी भी टाइप के कैरेक्टर का बना हुआ सीक्वेंस, वो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा। तो ये हमने यहां पे फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखा कि प्रिंट की हेल्प से आप फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसको रन कैसे करते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों के सामने बताई। और डेटा टाइप अभी क्लियर नहीं किया। डेटा टाइप में मैंने बस समझाया कि अगर कोई नंबर प्रिंट करना हो तो डायरेक्ट प्रिंट को दे दिया जा सकता है, अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं चलती, उसको कोटेशन में सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में पास करना पड़ता है। चलिए देखिए, आपको प्रिंट का पता चल गया कि प्रिंट क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। मगर प्रिंट में एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करने का मतलब क्या है? मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रिंट किया और प्रिंट में आपने यहां पे लिखा वेलकम, वेलकम आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। वेलकम एक तरह की स्ट्रिंग है, प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ गया वेलकम, ये लो वेलकम आ जाएगा यहां पे, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, वेलकम आ गया सर। मतलब प्रिंट के अंदर आगे आप कॉमा करके मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो। जैसे कॉमा करके आपको कुछ और प्रिंट करना है, जैसे 10 + 20 करना है तो ये आपको 30 भी आंसर दे देगा। ये लीजिए, देखिए, तो प्रिंट में आप कॉमा करके मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद सर मुझे एक काम करना है, मुझे यहां पे वेलकम टू WS प्रिंट करना है, वेलकम टू WS प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जाके आप इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट की खासियत क्या है? प्रिंट का काम है किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना और प्रिंट करके दिखाना। प्रिंट में एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और कॉमा करके मल्टीपल स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। अब एक दो चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप पाइथन की फाइल में काम करें तो आपको यहां पे स्पेस का ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन को लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन लिखी, यहां पे स्पेस दे दिया, ये एरर दे देगा। पाइथन के केस में एरर आ जाएगी, इंडेंटेशन एरर। ये एरर क्यों आती है? क्योंकि पाइथन कहता है कि आप जब भी काम करें तो एक सीक्वेंस में काम करें। आप लास्ट में सेमीकोलन ना लगाएं चलेगा, मगर काम करने का जो प्रोसेस होना चाहिए वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कोई भी लाइन आगे पीछे करेंगे आपके सामने एरर आ जाएगी। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके सामने बार बार क्या होगी, एरर आने लग जाएगी। अब देखो, आगे चल के वेरिएबल्स आएगा, डेटा टाइप्स आएगा, वो सारी चीजें आपके पास प्रोसेस करेंगी, मगर गलती नहीं करनी। आपको बेसिक लेवल पे चीजों को क्या करना है, समझना है और फिर उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। अब चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं, हम वेरिएबल्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रोग्राम बना के देख लिया। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ पे 10 + 20, इसका आंसर क्या आएगा, 30, आपको पता ही है सर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा 10 - 20, तो इसका आंसर -10 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा आप लोगों के सामने 10 × 20, इसका आंसर 200 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा 10 / 20, इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। देखिए, मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे 10 को बदल के 50 करना है, तो आपको इन चारों जगह पे जाके 50 करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया होता तो वेरिएबल को एक बार वैल्यू बदलते वो चारों जगह वैल्यू बदल देता। वेरिएबल एक तरह का क्या है, कंटेनर जो वैल्यू को स्टोर करता है। जब भी आप उस वैल्यू को चेंज करोगे तो वेरिएबल हर जगह वैल्यू को चेंज करके दे देगा। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किचन में जाते हैं, तो किचन में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर होते हैं। किसी में नमक है, किसी में मान लो चीनी रखी है, किसी में मिर्च पाउडर रखा है। तो जब भी किसी को जरूरत होती है वो उस कंटेनर से वो वैल्यू निकाल लेता है। ऐसे ही है वेरिएबल। अब वेरिएबल में जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जब भी आप वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वो वैल्यू आपके सामने मिल जाती है। वेरिएबल को बनाने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे वैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, मैं कोड में प्रोसेस करता हूं। वेरिएबल में क्या होता है, आपको एक नाम देना पड़ता है। कोई भी नाम आप यहां पे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दिया यहां पे एक्स की जगह कोई भी नाम हो सकता है, ये एक नाम है। और इक्वल टू करके इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है। मैंने डाला 10, फिर मैंने y दिया और y में डाला 20। तो ये मेरे हो गए दो वेरिएबल। अब मुझे इन दोनों में क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने प्रिंट को बोला, प्रिंट आप x + y कर दो। क्या कर दो, x + y। तो जब x + y करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पे सेमी कॉलम नहीं देना पड़ता, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देना पड़ता है, यहां नहीं देना पड़ता। यहां बहुत सिंपल है कि x में 10 है, y में 10 है, इन दोनों को जोड़ के आप 30 आंसर दे दो। ये आ गया 30 आंसर। देखो ये हमारे सामने क्या हो गया, 30 आंसर आ गया। मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। ये है 30, बिल्कुल सर। अब हम यहां पे जाके x माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा सर, x माइनस वाई करेंगे तो -10 आंसर आ जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता, फायदा है ना। अगर किसी बंदे को 10 को 50 करना है तो 50 करे ना, तो जहां जहां मैंने x यूज किया होगा वहां पे 50 मिलेगा। तो ये जो कंटेनर पहले 10 लेके बैठ रहा था, अब इसके अंदर क्या आ गया 50। अब 50 के हिसाब से आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। मगर वेरिएबल में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल में स्कोप होते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया, यहां पे मान लो मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया x नाम से। वेरिएबल बनाने के भी रूल्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। x नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 10 लिखा। अब मैंने यहां पे प्रिंट किया, ठीक है सर, प्रिंट किया x को, तो ये हमें आंसर क्या देगा, 10 देगा। अगर मैंने यहां पे सर प्रिंट किया सिंगल कोटेशन में x को, तब क्या देगा ये, तब ये आपको x ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जैसा काम करेगा। अगर मैंने प्रिंट को डबल कोटेशन में x लिखा तो क्या आंसर आएगा, तो भी ये आपको क्या करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ये x ही दे देगा। वेरिएबल कभी भी कोटेशन के अंदर लिखे नहीं जाते, ये ध्यान रखना। तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है सर। अब मैंने वेरिएबल को क्या किया, यहां पे वापस से इसके x के अंदर डाल दिया 20। तो अब आप नीचे की साइड जब भी x को यूज करोगे तो ये x अब नई वैल्यू को लेके आएगा और आपके सामने यहां पे 20 दिखाएगा। तो स्कोप का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप तब तक है जब तक आप इसके अंदर दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर देते। जैसे ही आपने दोबारा से वैल्यू असाइन कर दी तो एक्चुअल में अब ये जो वेरिएबल है ये 20 लेगा और इसके नीचे की लाइन में 20 मिलेगा। करके दिखाओ सर। जैसे मान लो मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे जाके x के अंदर 50 लिख दिया। अब x के अंदर 50 तो चलो पहले से था सर, 90 लिख दो। अब मैं प्रिंट करूंगा नीचे की साइड x और प्लस y। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो x है, x में अब ये 90 लेगा, y ऊपर से 20 लेगा, तो अब आपको 110 मिलने वाला है। यहां पे 110 आया क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या ले रहा है, ये 90 ले रहा है, और भाई y की कमेंट हैश से होता है। कमेंट का मतलब होता है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं समझा रहा हूं। 90 होगा और प्लस यहां पे क्या आएगा, 20 आएगा, तो इसका आंसर 110 आपके सामने प्रोसेस कर जाएगा। तो मैं वेरिएबल्स को बता रहा हूं कि वेरिएबल्स के अंदर भी स्कोप होते हैं। जब भी वेरिएबल की वैल्यू आप बदल देते हो तो प्रोग्राम के नीचे वो बदली हुई वैल्यू आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अब वेरिएबल्स को बनाते समय आपको कुछ रूल को ध्यान रखना है। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहां पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। नेम में क्या लिखा है, जॉन। एक एज नाम का वेरिएबल बनाया 25 और हाइट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 5.9। तो वेरिएबल्स को बनाते समय आपको कुछ रूल फॉलो करना है। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी भी क्या होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम आप ऐसे नहीं बनाओगे कि 1x, नहीं चलेगा। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट से ही बनते हैं, ये ध्यान रखना। नो स्पेशल कैरेक्टर, मतलब अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हो। जैसे मुझे वेरिएबल का नाम देना है यूजर, और मैंने यहां पे यूजर दिया, ठीक है चल जाएगा, और अंडरस्कोर नेम, ये चल जाएगा। अगर आप स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिफाइन करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि कभी भी कोई वेरिएबल का नाम आप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया यूजर और अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल वैलिड वेरिएबल है और मैंने इसके अंदर डाला है प्रदीप, ठीक है, प्रदीप लिखा है, तो आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर क्या दिख जाएगा, यहाँ पे यूजर नेम में प्रदीप दिख जाएगा। और मैं यहां से क्या करता हूं, रन करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे प्रदीप आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और टर्मिनल को छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ पे प्रदीप आप लोगों के सामने क्या हो रहा है, आ रहा है। तो एक्चुअल में आपने अगर वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस डाला तो एरर आ जाएगी, ये एरर थ्रो करेगा और ये एरर दिखा देगा कि ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल में कभी भी हम नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने इसको नंबर से स्टार्ट किया, 1 लिखा, तो भी ये आपको क्या करेगा, एरर कंसीडर करेगा और आपको एरर दिखा देगा यहाँ पे कि इनवैलिड है, ये आपने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया वो इनवैलिड है। तो कभी भी कोई वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है। और एक और चीज, वेरिएबल के नाम क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर किसी बंदे ने यहां पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, एन कैपिटल रखा और नेम में यहां पे डाला है मैंने WS, ठीक है,
और एक मैंने नेम स्मॉल बना के क्या किया, प्रदीप डाल दिया। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल यहां पे काउंट होंगे, ये ध्यान रखना। ये जो नेम ऊपर का नेम है वो WS को स्टोर कर रहा है और नीचे का नेम क्या कर रहा है, प्रदीप को स्टोर कर रहा है। करके दिखाओ आप सर। सिंपल लॉजिक है। यहां जाते हैं और यहां जाके मैंने क्या किया, एक मैं एक्स ही समझा देता हूं। एक्स में मैंने क्या डाला, 10 डाला, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने x में क्या दिया है, 10 दिया है। ध्यान से देखना, x के अंदर 10 है और ऊपर भी मैंने x लिया है। अब मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं x, कैपिटल X प्लस स्मॉल x। तो आपका आंसर आएगा, यहां पे कोई एरर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। 100 आंसर क्यों आया सर, क्योंकि कैपिटल X के अंदर 10 है। मैं हैश के साथ बता रहा हूं, कैपिटल X के अंदर 10 है और जो स्मॉल x है उसमें क्या है, 90 है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 100। और ये आपके सामने आंसर क्या करेगा, दे देगा। तो वेरिएबल्स में आपको ये रूल फॉलो करके चलना है। और एक और चीज, पाइथन जो होती है वो डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज होती है। जो ये लाइन मैंने अब समझाई नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूं। डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो उसमें डिक्लेयर नहीं करते कि वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। हमारे पाइथन के अंदर हमारा वेरिएबल किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, चाहे वो वेरिएबल जो हमने बनाया वो वेरिएबल हमारा भाई मैंने यहां पे जो बनाया, जैसे मैंने यहां पे बनाया एक m नाम का वेरिएबल। m में हमारे पास प्रदीप आ गया और यही m नीचे जाके 10 भी ले सकता है। तो एक्चुअली जब आप यहां प्रिंट करोगे तो ये आपको प्रदीप देगा, नीचे प्रिंट करोगे तो ये आपको 10 देगा। तो यहां पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इंटरप्रेटर पे जाके, तो वो उसको पता चलता है उस समय कि उसके अंदर क्या वैल्यू रखी गई है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा, यहां पे प्रदीप भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। तो हमारा जो वेरिएबल है वो किसी टाइप की भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसको डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज बोला जाता है। तो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर है, अपनी वैल्यू को स्टोर करके चलते हैं। पाइथन एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है जो अपने वेरिएबल को बताती नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू आएगी, किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है उसके अंदर। और वेरिएबल्स को बनाते समय आपको रूल का भी ध्यान रखना है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट है। देखो, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप्स का सिंपल मतलब है कि जो भी आप वेरिएबल या जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वो वैल्यू किस टाइप की है। तो दो तरह के पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, एक म्यूटेबल और एक इनम्यूटेबल। म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनको आप बदल सकते हो, इनम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते हो। अब इनकी बात हम आगे करेंगे। डेटा टाइप्स में क्या होता है, पहला होता है नंबर। हम नंबर के समझते हैं कि नंबर टाइप का हमारा डेटा टाइप होता है। हमारे नंबर में क्या होते हैं भैया, हमारे पास इंटीजर जिसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होती। एक होता है फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जैसे 3+4 लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हम बात करते हैं कि सीक्वेंस टाइप का भी डेटा टाइप होता है। अब सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप में सबसे पहले स्ट्रिंग होता है, जिसमें हम किसी भी टाइप के कैरेक्टर को रख सकते हैं, चाहे वो कोई स्पेशल सिंबल है, चाहे वो कोई अल्फाबेट्स है, चाहे वो कोई नंबर है। अगर वो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेशन में लिखा जा रहा है वो कहलाएगा स्ट्रिंग। फिर आता है लिस्ट। लिस्ट भी एक सीक्वेंस टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो और वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो लिस्ट है, ये जो टपल है, टपल भी क्या करता है, सीक्वेंस में डेटा स्टोर करने का काम करता है। ये जो डेटा टाइप्स में यहां पे लिख के आपको बता रहा हूं, ये जो यहां पे लिखे हुए हैं, इनका आगे पूरा चैप्टर आने वाला है जिससे आप इसको प्रॉपर समझ पाए। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग आता है जिसमें कैरेक्टर के सीक्वेंस होते हैं, लिस्ट आता है जिसमें किसी भी टाइप की वैल्यू के सीक्वेंस हो सकते हैं, टपल भी क्या करता है, किसी भी टाइप की वैल्यू के सीक्वेंस को स्टोर करता है, और टपल आपका इनम्यूटेबल डेटा टाइप है, वो आगे प्रोसेस करेगा। और टपल में राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। फिर आता है यहां पे मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप के अंदर आपके पास आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम की और वैल्यू के क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। की और वैल्यू के पेयर बनाने का मतलब है कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। उसमें की होती है, की जैसे नेम नाम की है और जॉन उसकी वैल्यू है, एज नाम की है और 25 उसकी वैल्यू है। तो डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर से क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। फिर आता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, मतलब ट्रू और फॉल्स टाइप के ही वैल्यू को क्या करता है, ये स्टोर करता है। और सेट, सेट भी कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होता है, मगर सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती इसके अंदर।
अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या करते हैं समझते हैं। देखो प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमारे सामने पिक्चर क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। देखो डेटा टाइप्स का क्लियर मतलब है कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो एक हम अलग से फाइल बनाते हैं, उसके अंदर काम कर लेते हैं, डेटा टाइप .py। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने x इक्वल टू 10। अब x के अंदर जो वैल्यू डाली है वो है क्या, देखो आपको सीधी पता चल रही है, नंबर है सर। तो हम अगर यहाँ पे जाके प्रिंट करेंगे और x को देखेंगे तो ये हमें क्या निकाल के देगा, देखो देखो सर जो भी होगा वो दे देगा। यहाँ पे लो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। CLS का मतलब होता है कि आप इसको क्लियर कर रहे हो और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या है 10। बट 10 किस टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉमा करके आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। एक टाइप नाम का क्या होता है, फंक्शन होता है जो इसके टाइप को बताता है। अब मैंने बोला x के टाइप को चेक करके बताओ, तो x जो है वो किस टाइप की वैल्यू लेके जा रहा है, इंटीजर। बोले इसका जो क्लास टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। क्लास टाइप इसका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, ये इन टाइप की वैल्यू लेके जा रहा है। तो टाइप हमारा बताता है कि आप किस टाइप की वैल्यू लेके जा रहे हैं। देखो किसी भी वेरिएबल को अगर पता करना है कि वो किस टाइप की वैल्यू लेके चल रहा है तो वो टाइप ही बता सकता है। बस आपको दिख रहा है 10 है, 10 नंबर का है, मगर टाइप एक्चुअल बता रहा है कि इंटीजर है। अगर सर मैं यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल बनाऊं x, मैंने यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल बनाया और n में लिखा 20.5, तो प्रिंट अगर हम n करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिलेगा 20.5। बिल्कुल मिलेगा सर, ये देखो 20.5 मिल गया सर आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, ये भी आपके सामने क्या करेगा भाई, टाइप में फ्लोट रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जाके क्या करते हैं, n को चेक करते हैं और n में बता देगा कि ये जो टाइप लेके चल रहा है ये फ्लोट लेके चल रहा है। तो टाइप एक्चुअल में आपके वेरिएबल के टाइप को चेक करने का काम करता है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई स्ट्रिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, x लिया और x के अंदर मैंने यहाँ पे x तो ऑलरेडी ले रखा है, मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। नेम नाम के वेरिएबल में मैंने यहाँ पे प्रदीप स्टोर किया। तो ये जो प्रदीप है, ये प्रदीप एक तरह का क्या स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में मुझे क्या मिलेगा, नेम को जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे प्रदीप मेरे सामने मिल जाएगा। देखो प्रदीप आ गया और कॉमा करके अब मैं इसके टाइप को चेक करूंगा तो टाइप में हमें क्या मिलेगा, टाइप में हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा कि ये जो नेम है, नेम किस टाइप की वैल्यू लेके चल रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लेके चल रहा है। क्लियर स्क्रीन करते हैं और जाके चेक करते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लेके चल रहा है, तो इसका क्लास टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। देखो पाइथन जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। पाइथन एक सीक्वेंस पे काम करने वाली प्रोग्रामिंग है, मतलब नॉर्मल तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, फंक्शन बना के भी यूज कर सकते हो और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे की साइड क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तीनों पे सपोर्ट करती है हमारी पाइथन। बिल्कुल ठीक है सर, ये आ गया। तो ये स्ट्रिंग का भी पता चल गया। चलो एक टास्क कर लेते हैं। अगर मैंने प्रिंट के अंदर सिंगल कोटेशन में नेम लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा। सिंगल कोटेशन में कभी भी जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल जैसा काम नहीं करता, ये खुद एक स्ट्रिंग बन जाएगा और आपका आंसर नेम ही आएगा। यहां पे देखो आपका आंसर नेम ही आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना, यहीं पर बच्चा क्या होता है, फंसता है। उसके सामने क्या होता है, वेरिएबल को उठा के कोटेशन में डाल देते हैं और जब कोटेशन में डाल देते हैं तो उसको क्या लगता है कि यार ये वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, कोटेशन में अगर कोई भाई नाम या कोई भी वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू जैसा काम करेगी और वो एज इट इज आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब ये भी हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट जो होता है वो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है। देखो स्ट्रिंग का मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, स्ट्रिंग के अंदर से डेटा निकालेंगे कैसे, स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आगे आपके पास चैप्टर वाइज आएंगी। केवल हम डेटा टाइप का एक इंट्रो देख रहे हैं। लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होता है और इसमें कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने 80 डाला, यहाँ पे डाला 20, यहाँ पे डाला 90, यहाँ पे डाला हेलो, ठीक है सर, और यहां डाला मैंने कॉमा करके WS। ये एक लिस्ट बना दी। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको दे देगा कि ये सर एक लिस्ट है। बिल्कुल लिस्ट है, देखो ये। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, अगर आपको इनकी वैल्यू एक्सेस करना है तो हमें इसके इंडेक्स मतलब इंडेक्स पढ़ने पड़ेंगे कि लिस्ट को आप स्लाइस कैसे कर सकते हो, लिस्ट का डेटा गेट कैसे कर सकते हो। ये आगे के चैप्टर में आ जाएगा। मतलब ये जो है 80 क्या है, 0 इंडेक्स पे है, ये -1 पे है। हम इसको निकालेंगे, हम लिस्ट को पूरा प्रॉपर समझेंगे कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं, वो आगे की साइड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम जाके इसको क्लियर स्क्रीन करके इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे या टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा इसका सर। जब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये हमारे सामने क्या लेके आ रहा है, ये हमारे सामने लिस्ट लेके आ रहा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, पता चल गया। अब लिस्ट के बाद होता है टपल। टपल भी क्या करता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मगर टपल एक तरह का इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग भी आपका इनम्यूटेबल है, नंबर भी आपका इनम्यूटेबल है, लिस्ट को छोड़ के सारे अभी इनम्यूटेबल है, ठीक है सर। जैसे मैंने इसमें 10 लिखा
और मैंने जाके अगर यहां पे प्रिंट किया टी को, तो यहां पे क्या आंसर आएगा? एक्चुअली ध्यान रखना कि टपल जब भी बनता है तो एक वैल्यू के साथ में कभी नहीं बन सकता। टपल के अंदर आपको एक से ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप अभी इसको चेक करोगे तो ये नंबर रिटर्न करेगा, ये भैया ये टपल रिटर्न नहीं करेगा, एक वैल्यू वही रिटर्न करेगा जो आपने इसके अंदर डाली है। तो इसका डेटा टाइप नंबर ही आएगा, इंट आएगा। देखो इंट बिल्कुल सही है। टपल कब कहलाएगा? जब आप एक से ज्यादा वैल्यू को इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। जब भी आप एक से ज्यादा वैल्यू को प्रोसेस करेंगे तब ये कहलाएगा टपल। तो ये है एक तरह का टपल। देखिए टपल्स बन गया टपल। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, राउंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल देंगे और पूछेंगे इसका डेटा टाइप क्या होगा, और आपका माइंड सीधा बोलेगा कि यार राउंड ब्रैकेट का मतलब टपल होता है, टपल ही होगा। मगर टपल नहीं होता। राउंड ब्रैकेट में एक वैल्यू कभी भी टपल नहीं बन सकती, एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो टपल में भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। फिर बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर होते हैं। जैसे मैंने एक डिस्ट करके एक वेरिएबल लिया, वैसे कोई भी नाम ले सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं तो ज्यादा क्लीन दिखेगा। मैंने नेम नाम की क्या की लिखी, अगर की स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में, फिर कॉलन करके हमने यहां पे नेम में लिख दिया प्रदीप। तो प्रदीप क्या हो गया, वैल्यू हो गई। नेम हमारी की हो गई, प्रदीप वैल्यू हो गई। की और वैल्यू के पेयर होते हैं डिक्शनरी के अंदर, और डिक्शनरी बहुत ज्यादा काम आता है जब हम पाइथन के अंदर काम करते हैं। फिर कॉमा करके एक और मैंने लिखा यहां पे, और यहां पे मैंने लिखा कोर्स। फिर एक और की बनाई कोर्स, और कोर्स में मैंने यहां पे डाल दिया पाइथन। तो हमारे कोर्स का नाम क्या है, पाइथन है। अब आप यहां पे प्रिंट करेंगे डिस्ट को, तो डिस्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये हमें क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं यहां पे, चलिए, और क्लियर स्क्रीन करके हम इसको यहां पे रन करते हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। बिल्कुल सर ठीक है। और ये हमारे सामने एक डिक्शनरी आ रहा है लेके। अच्छा, वेरिएबल का नाम ये नहीं ले सकते, मैं यहाँ पे माई डिस्ट कर देता हूँ एक बार को। ये मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और इसको जाके चेक कर रहा हूँ। देखो एक्चुअल में ये वेरिएबल का नाम क्यों नहीं ले सकते, आपने बोला सर ये वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते। एक्चुअल में क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन मैं बताता हूं कि जो डिस्ट कीवर्ड होता है वो पहले से रिजर्व कीवर्ड होता है पाइथन का, तो आप उसको यहां पे यूज नहीं कर सकते हो। भाई आप यहां पे लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वेरिएबल का नाम कभी भी रिजर्व कीवर्ड जैसा नहीं रखना। जैसे वेरिएबल का नाम उठा के ट्रू नहीं रख सकते हो। ट्रू क्या होता है, पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड होता है, ये ध्यान रखना। इसको आप नहीं रख सकते हो तो नहीं रख सकते हो। यहां पे मेरा आंसर आ गया, और इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो ये हमें डिक्शनरी निकाल के दे देगा। और मैं इसका माई डिस्ट का टाइप चेक करता हूं कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए डिस्ट आया। और एक और चीज है, मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि जब भी हम वेरिएबल के अंदर दो वर्ड लेते हैं ना, तो हमें वेरिएबल कैमल केस में लिखना चाहिए। प्रोफेशनली कंपनी में ऐसा ही वेरिएबल को लिखा जाता है, तो आप इसी तरीके से हैबिट में रखेंगे। तो ये हमारी डिक्शनरी है। अब देखिए इनके एक एक चैप्टर आएंगे तो आपको स्ट्रिंग के बारे में पूरा पता चलेगा, लिस्ट के बारे में पूरा पता चलेगा, डिक्शनरी के बारे में पूरा पता चलेगा कि डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है या इनम्यूटेबल है। डिक्शनरी हमारी क्या होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। डिक्शनरी के अंदर का डेटा आप यहां पे क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये भी हमें पता चल गया। एक होता है बुलियन, जैसे मैंने यहां पे रखा है स्टेटस नाम का एक वेरिएबल लिया और यहां पे ट्रू डाल दिया। बुलियन में ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू आती है। और मैं अगर यहां पे प्रिंट करता हूं स्टेटस, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये हमें ट्रू आंसर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जाके हम चेक करते हैं सर ट्रू आया क्या, ट्रू आ गया। और इसका टाइप ऑफ बुलियन निकल के आएगा। जब भी आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, बूल निकाल के दे देगा। और मैं यहां पे जाके चेक करता हूं, देखो इसका टाइप क्या है, बूल। तो आप ये समझ जाओ कि जब भी ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू होती है वो बुलियन कंसीडर होती है। वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू ले रहा है वही कहलाएगा आपका डेटा टाइप। तो आप फॉल्स लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां पे फॉल्स लिखूंगा तो यहां पे क्या होगा, ये भी बुलियन ही आएगा आंसर। ही लो, तो आपको ये भी क्या हो गया, पता चल गया। और ये जो बुलियन वैल्यू होती है ज्यादातर हम कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में यूज करते हैं। जब भी हमारा कोई कंपैरिजन या कोई लॉजिक चलता है तो वहां पे बुलियन वैल्यू काम आती है। फिर आते हैं सेट। मैंने एक एस लिया। अब सेट्स में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक भाई एक तरीके डिक्शनरी, नहीं। कर्ली ब्रैकेट प्रोसेस दोनों साइड पे करता है, डिक्शनरी के लिए भी करता है और सेट के लिए भी। डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर होते हैं, सेट में कोई नहीं होता, सेट में डायरेक्ट वैल्यू होती है। और सेट का रूल होता है कि आप इसमें सेम वैल्यू दो बार नहीं दे सकते हो। तो अगर मैंने यहां पे प्रिंट एस किया तो यहां पे हमारे आंसर क्या होंगे, मिल जाएंगे। और जाके मैं इसको चेक करता हूं, तो अगर मैं यहां पे जाके चेक करता हूं, इसको रन करता हूं, तो मेरे सामने यहां पे आ जाएगा सेट। और मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो हमें टाइप भी मिल जाएगा। और एक और चीज है कि भाई
आप प्रिंट के अंदर कॉमा करके कितने भी स्टेटमेंट साथ में प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट के अंदर कॉमा करके आप कितने भी स्टेटमेंट साथ में प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट लेगा, कॉमा करके मल्टीपल स्टेटमेंट भी ले सकता है अपने अंदर। चलिए ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। सर एक और चीज बताता हूं, देखो मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन जनरेट करता हूं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9 9 और 9 3 बार 9 लिखा तो क्या आंसर आएगा। चलो आप लोगों को दे रहा हूं, आप बताना क्या आंसर आएगा। एक्चुअल में मैं जब इसको रन करूंगा तो 9 केवल एक बार ही यूटिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्लियर होती है कि अगर आपने सेम वैल्यू 10 बार डाल भी दी तो वो एक ही बार उसको एक्सेस करेगा। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि मेरे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से आप डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा के, भाई जो भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार यूज हो रहे हैं उसको हटा के मुझे रिटर्न कर दो। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे भाई ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट बनाई एल नाम की जिसमें मैंने 1, 2, क्या लिखा है यहाँ पे 20 ले लिया, चलो 30 ले लिया एक बार, यहाँ पे मैंने क्या किया 30 ले लिया, यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया 50 ले लिया, यहाँ पे मैंने 99 ले लिया, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, वापस से मैंने यहाँ पे 99 ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया 66 ले लिया। तो मैं कह रहा हूं जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको एक बार यूज करो। मगर ये तो सर लिस्ट है, लिस्ट तो डुप्लीकेट एलिमेंट हटाता नहीं है, लिस्ट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट हटाने का काम तो करेगा नहीं भाई, नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं नहीं करेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? मैं अगर इस लिस्ट को सेट नाम का एक फंक्शन होता है उसके बीच में अगर आपने अपनी लिस्ट पास की तो लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा दिखाओ, जब ये सेट में कन्वर्ट होगी तो ये आंसर सेट में देगी, सेट में कन्वर्ट हो गई और डुप्लीकेट एलिमेंट हट जाएंगे। देखो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेट में। तो लिस्ट जब सेट में कन्वर्ट होगी तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा देगी और सेट को वापस से किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लिस्ट में। एक लिस्ट नाम का फंक्शन होता है तो सेट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिस्ट में। तो ये वापस से आपको क्या करेगा? लिस्ट जनरेट करके दे देगा। ये लो देखो, तो यहां से हमने डुप्लीकेट एलिमेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ये तो काम करने का तरीका होता है, जैसे जैसे आप जाएंगे तो आगे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट को एक बार ही यूज करना, आप हटाएंगे कैसे? तो लिस्ट को उठा के सेट को दिया, सेट ने डुप्लीकेट एलिमेंट हटाए और सेट को वापस से किस में कन्वर्ट कर लिया? लिस्ट में। तो इसी को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ये आगे की साइड में आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। इसको मैं कर देता हूं कमेंट, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। कमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करा रहे। कमेंट यहां पे होता है हैश के सिंबल से, हैश के सिंबल से आप यहां पे क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। कमेंट एक तरह से ये बता रहा है कि ये कोड आप एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे टर्मिनल के ऊपर, बस ये रहेगा मगर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कमेंट हैश से करते हैं। ये लाइन हमने कमेंट कर दी, केवल मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसा भी प्रोसेस होगा आगे चल के। और हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। चलिए, तो डेटा टाइप्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा म्यूटेबल और एक होता है इनम्यूटेबल। म्यूटेबल वो होता है जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, इनम्यूटेबल वो होता है जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर लिस्ट म्यूटेबल क्यों है, डिक्शनरी म्यूटेबल क्यों है, सेट्स हमारा इनम्यूटेबल और म्यूटेबल दोनों प्रोसेस पे काम क्यों करता है, नंबर स्ट्रिंग हमारे इनम्यूटेबल क्यों है, क्योंकि ये आगे जब चैप्टर आएगा तो आपको बड़े लेवल पे समझ में आएगा। तो ये छोटा सा हमने क्या किया, एक इंट्रो देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब आगे की साइड प्रोसेस करते हैं। देखो, तो डेटा टाइप्स की कहानी क्लियर है आप लोगों के सामने। अब हम बात करते हैं कि रिजर्व कीवर्ड। देखो पाइथन के अंदर बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन आगे चल के अगर आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन या कोई भी क्लास या कोई भी लॉजिक अपना डिफाइन करते हैं तो वो आप ये नाम नहीं दे सकते हो। ये सारे हमारे पाइथन के क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। जैसे फॉल्स हो गया, वेट हो गया, एल्स हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, पास हो गया, नन हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारे रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब है ये पहले से बने, इसको आप नहीं बदल सकते हो और आप इस नाम से कुछ डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए रिजर्व कीवर्ड का पता होना जरूरी है। नहीं पता होगा तो आप कई पॉइंट पे अपने आप को एरर में नजर लाओगे और वो नहीं चाहता हूं कि आपके सामने एरर आए। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने पार्ट में आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे चैलेंज होगा। ये पार्ट्स आपके सामने कंप्लीट हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आप इसको थोड़ा सा पिक करके इंप्लीमेंट कर पाए। चलिए गाइज, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टास्क करते हैं। ये अपना टास्क 1 है। यहां पे क्या करना है, अपने को 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, नेम, एज और फेवरेट जो भी लैंग्वेज है उन तीनों को स्टोर करके प्रिंट करके दिखाना है। तो 3 वेरिएबल्स हम बनाएंगे। यहाँ पे चलते हैं, एक बार देखिए, अपने यहाँ पे जाते हैं और ये है अपना टास्क। मैं इसको दे देता हूं, ये मेरा टास्क 1.py, मैं ऐसे ही नाम देता हूं। मैं एक
पेज के अंदर एक टास्क बना रहा हूं, मुझे 3 वेरिएबल बनाने हैं। तो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, नेम में मैंने डाल दिया प्रदीप, ठीक है। एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, एज में मैंने डाल दिया मान लीजिए 30, ठीक है। और एक मैंने बनाया यहाँ पे फेवरेट लैंग्वेज, तो FAV और यहाँ पे LANG करके मैंने बना दिया। चलो मतलब हम छोटा सा क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरी फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन, मैंने यहाँ पे पाइथन स्टोर कर दिया। अब एक चीज का आपको यहाँ पे ना ध्यान रखना है कि ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए, नेम बनाया सर, एज बनाया और फेवरेट लैंग्वेज करके हमने बना दिया, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके रन करता हूँ, कोई एरर है क्या? एरर है। तो यहां पे आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, पाइथन के अंदर जब भी आप काम करें एक चीज का ध्यान रखें कि आपको ना इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि कोड को लिखने का तरीका क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली लाइन लिखी जिसमें आपने प्रदीप डाला या कोई भी वैल्यू स्टोर की, अब दूसरी लाइन को आप स्पेस देके लिख दो, पाइथन आपको तुरंत एरर क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। और ये एरर आपके सामने क्या कर रहा है, दिखा भी रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो जब भी कोड होगा तो वो एक सीक्वेंस में ही होगा, उस सीक्वेंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उस सीक्वेंस को तोड़ा और उस सीक्वेंस को आपने यूज नहीं किया तो ये आपको एरर देगा ही देगा। अब आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट नाम के फंक्शन में आपने यहाँ पे बोला कि नेम में मुझे प्रिंट कराना है, नेम में मैंने कोमा करके नेम नाम का वेरिएबल पास कर दिया। अब देखो प्रिंट में मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट हो सकती है, ये ध्यान रखना। कॉमा करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे मैंने एज लिखा और एज में मैंने क्या किया, एज प्रिंट करा दिया, ये लो। और एज में ये एज नाम का वेरिएबल प्रिंट करा दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट लिखा और यहाँ पे मैंने फेवरेट लैंग्वेज करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ये लीजिए। अब आप जाके इसका आंसर देखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा और यही हमें प्रिंट करना था। तो एक्चुअल में हमारा जो टास्क था वो ये था कि 3 वेरिएबल बनाने थे जिसमें नेम स्टोर करना था, एज स्टोर करना था और फेवरेट लैंग्वेज स्टोर करना था। मैंने ये 3 वेरिएबल बनाया और तीनों वेरिएबल को प्रिंट को दे दिया। प्रिंट हमारे सामने क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपके सामने क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था सर, हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। देखो ये रहा, जो ये अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें 2 वेरिएबल लेना है और 2 वेरिएबल की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू को आपस में स्वैप करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 10 स्टोर किया और मैंने y नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 20 स्टोर किया। मतलब जब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मैंने प्रिंट x कराया और मैंने प्रिंट यहाँ पे क्या किया, y कराया। तो भाई ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो जानी चाहिए, x की वैल्यू y में आ जाए और y की वैल्यू x में आ जाए। ये काम हम कैसे करेंगे वो बताइए सर। पाइथन के अंदर चीजें आसान होती है, मतलब ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आसान है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि आप नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं। तो ये है मेरा task2.py, बिल्कुल सर, task2.py करके हमने फाइल बनाई, ठीक है। हमने x लिया, x में 10 डाला और y लिया और y में मैंने 20 डाला, ठीक है। अब पहला है कि यहाँ पे हमारा टास्क में ना समझना पड़ेगा हमें करना क्या। देखो हम यहाँ पे 3rd वेरिएबल का यूज करके ये लॉजिक जनरेट करेंगे। अब पहला मैं पार्ट बता रहा हूं कि मैं इसको पहले 3rd वेरिएबल में यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करूंगा वो मैं बता रहा हूं। देखो एक्चुअली अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि एक काम करो सर, अगर आप लोगों के मन में ऐसा आ रहा हो कि आप एक काम करो सर, x के अंदर y डाल दो और y के अंदर x डाल दो, अरे भाई गलत कर रहे हो, ये गलत सोच रहे हो। अगर ये आ रहा है, क्यों गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपने x के अंदर y डाला तो जब आप x के अंदर y डालेंगे तो यहाँ पे हैश के साथ में मैं कमेंट बता देता हूं, जब भी आप x के अंदर y डालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 20। तो x के अंदर यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 20, क्योंकि आप 20 डाल देंगे। x के अंदर y डाला आपने, इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना। आपने कोई वैल्यू क्या की, असाइन की, x इक्वल टू y। तो x के अंदर हमने क्या डाला, 20 डाला, तो 20 चला गया x के अंदर। और एक और रूल है, आपको प्रोसेस में फॉलो करके चलना है। जब भी कोई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो लेफ्ट हमेशा वैल्यू स्टोर करता है और राइट वैल्यू देता है। तो y जा रहा है x के अंदर, ठीक है, तो x 20 हो गया सर। और फिर मैंने इस लाइन में क्या बोला, इस लाइन में मैंने बोला कि y के अंदर x चला जाए, तो x की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो वापिस से आपके y में भी 20 ही आ जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हो। और ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, दोनों का आंसर क्या होगा सर, 20 आएगा। यहां पे मैं x प्रिंट करके दिखा देता हूं और मैं यहां पे प्रिंट क्या करता हूं, y प्रिंट करके दिखा देता हूं, ओके। और मैं ये आपके सामने दिखाता हूं, ये गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत। दोनों वैल्यू सेम हो गई सर, बिल्कुल ठीक है। कैसे करें,
करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां पे आपको मैं तरीका बताता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे। टेम्प, टेम्प का मतलब है टेम्पोररी वेरिएबल, जिसमें हमने एक्स को डाला। तो अगर अभी हमने टेम्प में एक्स को डाला तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई सर, टेम्प की वैल्यू हो गई यहां पे, अगर हम देखेंगे टेम्प के अंदर 10 जा चुका है, 10 हो गई। अब आप प्रोसेस वही कर लीजिए, यहां पे क्या करिए, या एक सिंपल है, एक्स के अंदर आप डाल दीजिए वाई को। तो x के अंदर मैंने y को डाला, तो अब तो x चेंज हो गया सर। अब अगर x चेंज हुआ तो x चेंज हो गया, क्या हो गया, 20 हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, 20 हो गया। ये मैं यहां से लाइन हटा रहा हूं। मगर अब ना आप y के अंदर क्या डालेंगे, टेम्प डालेंगे, टेम्प। अब टेम्प में क्या पड़ा है, 10। तो y के अंदर जैसे ही आप टेम्प डालेंगे तो y के अंदर अभी क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो ये है स्वैप करने का पहला तरीका। विदाउट स्वैप ये आंसर है, और आफ्टर स्वैप ये आंसर है। देखो ध्यान से, मैं इसको यहां पे क्या कर रहा हूं, रन करके आपको क्लियर स्क्रीन करके यहां पे रन करके दिखाता हूं, आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो पहले ये था, फिर ये हो गया। ठीक है सर, पहला तरीका ये तरीका नंबर 1 है। इसमें हमने थर्ड वेरिएबल लिया और उसमें x की वैल्यू स्टोर कर दी। अब x की वैल्यू को मैंने थर्ड वेरिएबल में डाल के रख दिया, जिससे हम आगे की साइड यूटिलाइज कर सके। फिर मैंने x को बदल दिया, x में मैंने क्या डाल दिया, y डाल दिया, तो y की वैल्यू x के अंदर आ गई। फिर मैंने y को टेम्प दे दिया, तो x में y आ गया और y में टेम्प आ गया, और इस तरह से हमारी वैल्यू स्वैप हो गई। अब है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है सर, तरीके नंबर 2 के लिए मैं इसको यहां से कमेंट कर दूं, आप इसको समझ तो गए हो। कमेंट करने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे देखो मल्टीपल लाइन का भी कमेंट होता है इसके अंदर, मगर मल्टीपल लाइन का कमेंट होता है ट्रिपल कोटेशन के अंदर। यहां स्टार्ट करते हैं और यहां पे हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसे भी होता है मल्टीपल लाइन का कमेंट। हम मल्टीपल लाइन का कमेंट ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी कर सकते हैं, मगर ट्रिपल कोटेशन हम स्ट्रिंग को वैसे प्रिंट करने के केस में यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं था। पर आप कर सकते हो, ट्रिपल कोटेशन में भी मल्टीपल लाइन का कमेंट कर सकते हो सर। और तरीका बताओ क्या है, देखो और तरीका ये है, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं x के अंदर एक काम कर रहा हूं, मैं x के अंदर x प्लस वाई कर रहा हूं। बिल्कुल सर। अब अगर आपने x के अंदर x प्लस वाई किया तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ आप, हैश का यूज करके बता दो एक बार क्या आंसर होने वाला है। मैंने बोला x के अंदर आप x प्लस वाई कर दो, तो इसका आंसर जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा सर, 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 30। 10 प्लस 20 यहां पे क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये हमें पता चल गया कि यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, क्या आ गया, 30 आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है सर। हमने x में x प्लस वाई किया तो ये 10 प्लस 20 यहां पे क्या हो गया, 30 आंसर आ गया। अब मैंने y को बोला, y एक काम करो आप यहां पे x माइनस वाई कर दो। ओके सर। अब क्या आने वाला है, x में यहां पे हो चुका है 30, देखो ध्यान से, x में क्या हो चुका है 30, तो हैश करके यहां पे आएगा 30, क्योंकि 30 हो चुका है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, 30 आने वाला है। और 30 और माइनस वाई का मतलब है माइनस 20, तो 30 माइनस 20 यहां पे क्या आ जाएगा, 10। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसका मतलब हम समझ गए, यहां पे आपने यही बोला, हम क्या समझे सर, इसका मतलब हम ये समझ गए कि आपने यही बोला कि x में पहले आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के डाल दिया। जब दोनों को जोड़ के डाला तो x की वैल्यू हो गई 30। फिर आपने बोला y के अंदर x माइनस वाई कर दो, तो जब मैंने y के अंदर x माइनस वाई किया तो क्या हुआ, 30 माइनस 20 y हो गया 10। अब मैं वापस से x के अंदर बोलूंगा कि अब वापस से आप यहाँ पे x माइनस वाई वापिस कर दो। अच्छा सर, इसमें क्या होगा, अब भाई देखो x यहाँ पे 30 हो चुका है, बिल्कुल सर, और यहाँ पे y क्या हो चुका है, 10 हो चुका है। तो x माइनस वाई अगर आप करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, तो ये यहाँ पे 20 जनरेट कर देगा। इसको बोला जाता है कि सेम वेरिएबल को ही यूटिलाइज करके आप स्वैप कैसे करेंगे। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना, यहाँ पे सेम वेरिएबल को ही यूटिलाइज करके स्वैप का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मैंने इन दोनों को जोड़ के x को दिया, x यहाँ पे हो गया 30, ठीक है सर। फिर मैंने y को बोला, y एक काम करो, x 30 हो गया है, अब x माइनस वाई कर दो, तो 30 माइनस 20 y में क्या चला गया, 10 चला गया, 10 ही चाहिए था सर। फिर मैंने बोला x के अंदर x माइनस वाई कर दो, तो x पहले से क्या है 30, y में क्या हो चुका है 10, तो 30 माइनस 10 यहाँ पे 20 इसके अंदर स्टोर होगा। अब आप जाके इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने स्वैप हो चुकी है। इसको विदाउट स्वैप और इसको आफ्टर स्वैप देखते हैं सर। हो गई स्वैप सर, बिल्कुल स्वैप हो गई। जाके आप इसको रन करेंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी तो हमारा लॉजिक खुलेगा, तभी आप इसके ऊपर क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। मैं यहां से रन करता हूं, देखो बिल्कुल सही है सर। x के अंदर 10 था, y के अंदर 20 था, अब x 20 हो गया, y 10 हो गया। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेम वेरिएबल को यूटिलाइज करके आप स्वैप कैसे करेंगे, और पाइथन बहुत सिंपल है। अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट बताता हूं कि थर्ड कॉन्सेप्ट से आप स्वैप कैसे करेंगे। बीच का ये कॉन्सेप्ट कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आपको पता तो चल गया ये दूसरा तरीका था। भाई आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे x, y लिखना है ऐसे, ठीक है, और डायरेक्ट आपको क्या करना है, y को यहाँ पे स्टोर कर देना और x को यहाँ पे।
ये हो गया स्वैप। तो एक्चुअली y चला जाएगा x में और x चला जाएगा y में, और इस तरीके से आपकी वैल्यू यहां पे स्वैप हो जाएगी। आप जाके इसको भी देखिए, ये भी स्वैप करने का काम बहुत इजीली क्या करता है, प्रोसेस कर देता है ये लोग। मगर ये प्रोसेस पाइथन के अंदर ये प्रोसेस पाइथन के अंदर x और y मैंने यहां पे लिखा, मैंने बोला y चला जाए x के अंदर, जो पहले नंबर पे आपने जो पहले राइट में लिखा है वो पहले वेरिएबल में जाएगा, और जो दूसरे नंबर पे राइट में लिखा है वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा, और इस टाइप से भी आपकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो ये तीसरा तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो भाई, प्रोग्रामर और कोडर का मतलब क्या होता है कि वो लॉजिक्स को कैसे बना पाए, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंटेक्स आपको पता चल गया कि सिंटेक्स कैसे प्रोसेस करता है, तो अब हमें काम करने का तरीका ही सीखना है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ये लोग। हमें क्या करना है, एक हाइट और विड्थ लेना है, और हाइट और विड्थ लेके उसका एरिया कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक है सर। दो वेरिएबल ले लेंगे, ये है task3.py, task3.py, बिल्कुल सर। हम दो वेरिएबल लेंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे विड्थ नाम से ही, चलो विड्थ ले लेते हैं मान लीजिए 100, और हाइट ले लेते हैं, एक हाइट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब मुझे इनका एरिया निकालना है, हाइट ले लेता हूं 50। एरिया का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ, या विड्थ इंटू हाइट, वही एरिया निकालता है। एरिया नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, भाई अलग से आप वेरिएबल ले सकते हैं। ये यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने में कुछ नहीं होता, जो भी विड्थ है, जो भी विड्थ का डायमेंशन है, उसके साथ में इंटू कर दीजिए हाइट का डायमेंशन, आपका एरिया यहां पे क्या होगा, प्रोसेस होके आ जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। मैं यहां पे प्रिंट करके देखता हूं, प्रिंट, यहां पे हम एरिया को चेक करते हैं कि एरिया क्या निकल के आया सर, और जब आप एरिया को प्रिंट करेंगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, और जाके आप इसको रन करें, आपका आंसर आ गया 5000। मगर एक चीज का ध्यान रखना, स्पेस का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं कि आप लास्ट में सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि भाई पाइथन के अंदर सेमी कॉलम मैटर नहीं करता, इंडेंटेशन जरूर मैटर करता है। तो ये भी हमारे सामने प्रोग्राम क्या हो चुका है, बन चुका है, हमने इसको भी क्या किया यहां पे देख लिया। अब चलते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ, कि टास्क नंबर 4 क्या है। टास्क नंबर 4 में क्या करना है, आपको नेम लेना है, एज लेना है, और एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना है। मगर अभी जो नेम और एज लेना है वो इनपुट से लेना है। इनपुट क्या होता है ये मैंने बताया नहीं, ये मुझे बताना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप क्या चाहते हो, कि आप यूजर से कोई वैल्यू लिखवाना चाहते हो। अगर यूजर कोई वैल्यू लिखना चाहता है उसी को बोलते हैं इनपुट। यूजर से मैं वैल्यू लिखवाना चाहता हूं कि यूजर अपना नाम लिखे, यूजर अपना एज लिखे, और वो वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, कैसे होगा बताओ। बहुत सिंपल है। अब यहां पे हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, यहां पे इनपुट नाम से। देखो मैं यहां पे task4.py करके फाइल बना देता हूं, एक फंक्शन बताता हूं। इनपुट नाम का फंक्शन होता है। इनपुट क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है। इनपुट हमारा यूजर से क्या करता है, वैल्यू लेने का काम करता है। जैसे सर नेम नाम का वेरिएबल बनाया और यहां पे लिखा इनपुट, नेम और इक्वल टू करके क्या लिखा है, इनपुट। इनपुट फिक्स फंक्शन है जो यूजर से क्या करता है, वैल्यू लेने का काम करता है। इनपुट को आप बदल नहीं सकते हो, इनपुट आपसे रन टाइम पे वैल्यू लिखवाएगा। मैंने बोला एंटर योर नेम, मैंने यहां पे बोला एंटर योर नेम, आप अपना नाम यहां पे प्रिंट कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। ठीक है सर। ये अब ये जो वैल्यू लेता है ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है। मतलब जब भी ये कोई वैल्यू लेगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा। स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आगे छोटे से आगे जो चैप्टर आएगा उसमें मैं टाइप कन्वर्जन करके बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ऐसे ही मैं एक वैल्यू और ले रहा हूं, यहां पे एक वेरिएबल और ले रहा हूं एज नाम का, एंटर योर एज। अब हमें एक वेलकम मैसेज बनाना है तो हम यहां पे प्रिंट करते हैं। चलो प्रिंट, मैंने यहां पे लिखा वेलकम। वेलकम फिक्स स्ट्रिंग है, फिर कॉमा करके हमारा नाम आ जाएगा। यहां पे नाम में नेम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। फिर भाई कॉमा करके यहां पे यू और आर भी क्या है, फिक्स है सर। मैं यहां पे ऐसे लगा देता हूं, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देता हूं, ठीक है। चलो मैंने यहां पे लिखा वेलकम, और यहां पे नेम में जो भी मेरा नेम आएगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने नेम यहां पे प्रदीप दिया तो प्रदीप आ जाएगा। यू आर के बाद आपका एज नाम का वेरिएबल आ जाएगा, एज। फिर ईयर्स ओल्ड, यहां पे ईयर्स ओल्ड क्या होगा इसमें आ जाएगा लिखा हुआ। तो वेलकम जो मैं नेम लिखूंगा इस वेरिएबल के अंदर वो आएगा। यू आर जैसे 30 ईयर्स ओल्ड या 40 ईयर्स ओल्ड जो भी यहां पे मैसेज होगा वो आ जाएगा। अब हम इसको यहां से क्या करते हैं, रन करते हैं। एक बार क्लियर स्क्रीन करते हैं, फिर इसको रन कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैं देखो, अब ये इसको बोलते हैं एंटर योर नेम। ये इनपुट पूछ रहा है, इनपुट में मैंने यहां पे डाल दिया मान लो रवि नाम दे दिया, रवि। चलो, और एज डाल दी मैंने यहां पे 25।
यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर क्या है 25 ईयर्स ओल्ड। ये यहाँ पे क्या है आपके सामने मैसेज आ गया। तो इसमें हमारा जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हमें क्या करना था, यूजर से इनपुट लेना था नेम और एज, और उसके हिसाब से आपको आंसर एक जनरेट करके देना था। चलो सर एक बार और रन करके दिखाओगे क्या? रन करके दिखा देता हूं। लो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मैं मान लो एक राम नाम से लिख देता हूं और एज लिख देता हूं 35। वेलकम राम, यू आर 35 ईयर्स ओल्ड। ये मैसेज हमारे सामने क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। और यही हमारे प्रोग्राम की क्या थी, डिमांड थी। तो टास्क 4 भी हमारे सामने कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टास्क 5 की तरफ। जो ये टास्क 5 है वो क्या है सर, वो बताओ। देखो टास्क 5 है कि आपको क्या करना है, 3 आइटम्स लेने हैं। पहले आइटम का प्राइस है 55.5, दूसरे का 25, तीसरे का 30। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, मतलब तीनों का टोटल निकाल के दिखाना है कि क्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया प्रोग्राम। ये लो, ये अपना क्या है, टास्क 5 है, task.py। ठीक है, हमें यहाँ पे आइटम 1 का प्राइस कितना रखना है, 55.5। ठीक है, आइटम 2 का प्राइस कितना रखना है सर, 25, यही था। हाँ, फिर आइटम 3 का प्राइस कितना रखना है सर, 3 का प्राइस रखना है हमें यहाँ पे, मान लो एक काम करते हैं 30 रख देते हैं, और टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल नाम से, और तीनों को प्लस करा देते हैं। आइटम प्लस यहाँ पे आइटम 2 और प्लस आइटम 3, ये आइटम 2 हो गया, ये आइटम 3 हो गया, तीनों का टोटल। और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर दीजिए कि टोटल क्या निकल के आया, ये आपके सामने आ जाएगा। और कॉमा करके टोटल वाले वेरिएबल को भी आप यहाँ पे प्रिंट कर दें। अब आपके सामने आंसर आ जाएगा कि टोटल 105.5 है। यही हमारे लास्ट क्वेश्चन की क्या थी, डिमांड थी। तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे हम काम करते हैं। इसमें आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट नहीं होगा।